गुड मॉर्निंग 10th क्लास बच्चों। आज एक बार फिर हम आपके सामने एक अपना नया वीडियो विज्ञान में लेसन 5 जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेसेस के अंतर्गत मनुष्य का पाचन क्रिया इसके बारे में समझाएंगे। इसके पहले बच्चों इसी चैप्टर के अंतर्गत हम आपको जंतुओं में पोषण, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तथा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि और उसके फैक्टर्स जो उसको अफेक्ट करते हैं उन सभी की प्रयोगात्मक क्रिया विधि के अंतर्गत हमने आपको सभी कुछ पिछले वीडियो में बता दिया था। आज हम मनुष्य में पाचन क्रिया कैसे होती है, किस तरह से विभिन्न प्रकार के अंग मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं और हर अंग की अपनी एक विशेष कार्य विधि होती है ताकि संपूर्ण पाचन जो है उस आहार नाल के अंतर्गत हो सके। बच्चों हम आपको अब मनुष्य का पाचन तंत्र के अंतर्गत आहार नाल के बारे में बताएंगे। बच्चों मनुष्य के पाचन तंत्र के अंतर्गत बहुत सारे अंग मिलते हैं और इन सभी अंगों का कार्य अलग अलग होता है। सबसे पहले कि भोजन का जो पाचन होता है, पाचन क्रिया है क्या। पाचन क्रिया के अंतर्गत हम सबसे पहले भोजन को अपने मुंह में रखकर दांतों के द्वारा चबाते हैं। चबाने के बाद पहले उसको कुतरते हैं, फिर चबाते हैं, फिर निगलते हैं और निगलने के बाद उस भोजन का पाचन क्रिया करते हैं और पाचन क्रिया के उपरांत जो अपशिष्ट और अपच पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर निकाल देते हैं। ये संपूर्ण प्रक्रिया भोजन की जो है ये पाचन के अंतर्गत आती है। इस पाचन क्रिया को संपन्न करने के लिए पाचन तंत्र में बहुत से अंग कार्य करते हैं। इसी के बारे में हम आपको समझा रहे हैं। देखिए बच्चों, जो मनुष्य का पाचन तंत्र है, ये मनुष्य के पाचन तंत्र का हमने एक चित्र बनाया है। ये पूरे आहार नाल का चित्र है। इसमें सबसे पहले देखिए बच्चों, मुंह से भोजन जो है हमारी पहले ग्रसनी में जाता है और ग्रसनी से होता हुआ ग्रासनली, ये केवल ट्यूब होती है जो 25 सेंटीमीटर लंबी होती है, उससे होता हुआ भोजन आमाशय में पहुंचता है। ये आमाशय में भोजन 3-4 घंटे रहता है। बच्चों आमाशय का जो आकार है ये 25 से 30 सेंटीमीटर बच्चों आमाशय लंबा होता है, 7 से 10 सेंटीमीटर चौड़ा होता है और जे के आकार का होता है। इस आमाशय से जो है छोटी आंत निकलती है। छोटी आंत लगभग 7 मीटर लंबी और 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। बच्चों इस छोटी आंत को हम 3 भागों में बांट देते हैं। जैसे देखिए क्षुद्रांत, फिर उसका मध्यांत और शेषांत, ये 3 भाग छोटी आंत में पाए जाते हैं। इसके बाद बच्चों है बड़ी आंत। बड़ी आंत जो है इसमें भी 3 भाग होते हैं, सीकम, कोलन और मलाशय। इसके बाद छठा पार्ट होता है बच्चों गुदाद्वार। तो इस प्रकार से ये पूरी एक आहार नाल बन जाती है। इसमें बच्चों ये जो ग्रंथि है ये मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जिसको हम यकृत कहते हैं। इस यकृत के हमारे शरीर में बहुत कार्य हैं, इसको हम लीवर भी कहते हैं। यकृत के अंदर बच्चों एक थैली नुमा संरचना पाई जाती है जिसको हम पित्ताशय कहते हैं। दूसरी ग्रंथि जो आहार नाल की होती है वो ये अग्नाशय है जो हमारी छोटी आंत के बीच में पाई जाती है। इसके अलावा बच्चों ये कृमि रूप परिशेषिका है। ये मनुष्य में एज ए अवशेषी अंग के तौर पर पाई जाती है। इसका अगर मनुष्य में ये बढ़ जाती है तो कभी कभी इसको अपेंडिक्स भी कहते हैं। कृमि रूप परिशेषिका को अपेंडिक्स भी कहते हैं और अपेंडिक्स का दर्द आप लोगों ने सुना है, कभी कभी किसी के होता है और इसका ऑपरेशन करके इस अंग को
ये अवशेषी अंग होता है, इसका कोई कार्य मनुष्य में नहीं होता है। और अगर ये अवशेषी अंग बढ़ जाता है तो जो है इससे शरीर में तकलीफ होती है, दर्द होता है पेट में, तो इसको ऑपरेट करके निकाल दिया जाता है। इस प्रकार से बच्चों ये एक आहार नाल है जिसमें सबसे पहले मुख एवं मुख गुहिका होती है, फिर ग्रासनली होती है, ग्रासनली के बाद आमाशय आता है, आमाशय के बाद छोटी आंत आती है जो 3 भागों में डिवाइड रहती है, फिर बड़ी आंत आती है, बड़ी आंत भी 3 भागों में डिवाइड रहती है। चूंकि छोटी आंत जो है लगभग आपकी जो है 7 मीटर लंबी होती है बच्चों, तो छोटी आंत 7 मीटर लंबी होने के कारण बहुत ज्यादा कुंडलित होती है, तो इसीलिए इसको 3 भागों में अपर, मिडिल और लोअर 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। उसी प्रकार से जो बड़ी आंत है बच्चों उसको भी जो है 3 भागों में बांट दिया गया है, क्योंकि बड़ी आंत लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है, सीकम, कोलन और मलाशय। और सबसे अंतिम भाग जो होता है वो होती गुदा द्वार। पाचन क्रिया को संपन्न करने के लिए 4 प्रकार की ग्रंथियां जो है मनुष्य के पाचन तंत्र में पाई जाती हैं। नंबर 1 लार ग्रंथि, नंबर 2 जठर या आमाशयी ग्रंथि, नंबर 3 यकृत और नंबर 4 अग्नाशय। तो बच्चों आपको इस आहार नाल और इससे संबंधित भाग लेने वाले अंगों के बारे में हमने आपको बताया। अब हर अंग का अपना क्या क्या कार्य है ये हम आपको अलग से एक एक अंग के बारे में जो है बताते जाएंगे कि किस अंग का पाचन क्रिया में क्या रोल है। देखिए बच्चों, अब हम आपको जो हमारे आहार नाल में अलग अलग अंग होते हैं उनके बारे में आपको हम बता रहे हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि जो आहार नाल का ऊपरी सिरा होता है वो मुख, मुख कुआ और ग्रसनी, ये सब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। सबसे पहले मुंह, फिर मुंह खुलता है मुख गुहिका में, मुख गुहिका से लगा हुआ ग्रसनी वाला भाग होता है। तो मुख जो ये 2 ओठों से, आप जानते हैं हमारे ऊपर नीचे 2 मांसल ओठ होते हैं, इनके द्वारा घिरा हुआ मुख होता है। मुख के अंदर मुख गुहिका में दांत पाए जाते हैं, ऊपर और नीचे, ऊपर दांत और नीचे के दांत। तो टोटल दांत हमारे मुंह में 32 पाए जाते हैं। ऊपरी जबड़े में 16 एक तरफ, 16 एक तरफ, नीचे जबड़े में बच्चों 16 एक तरफ और 16 दूसरी तरफ। तो ये 16 दांत जो होते हैं ये अलग अलग प्रकार के 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, और इन चारों दांतों के भोजन के प्रति कार्य भी अलग अलग होते हैं। जैसे देखिए बच्चों, जो 4 प्रकार के दांत हमारे मुंह के अंदर पाए जाते हैं, पहला है कृंतक जिसे इंसीजर कहते हैं, ये 2 पेयर में होते हैं, टोटल 4, जिनका कार्य है भोजन को कुतरना। जब मुंह में डालते हैं तो भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में कुतरते हैं। दूसरा है रदनक जिसको हम कैनाइन्स कहते हैं, ये 1 पेयर होते हैं अर्थात 2 होते हैं, और इनका कार्य होता है भोजन को चीरना और फाड़ना। तीसरा है बच्चों अग्रचवर्णक जिसको हम प्रीमोलर कहते हैं, ये 2 पेयर होते हैं अर्थात 4 संख्या में होते हैं, और इनका कार्य होता है भोजन को चबाना। चबाने के बाद चवर्णक जो होते हैं ये 3 पेयर होते हैं, 6 संख्या में होते हैं, ये भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। अर्थात ये 4 प्रकार के दांत इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, इनका कार्य है भोजन को कुतरना, चीरना, चबाना और पीसना। और पीसने के बाद ये जो भोजन होता है हमारे मुंह में जो है लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो लार ग्रंथियों के द्वारा उसमें एक टाइलिन नाम का एंजाइम सीक्रेट होता है लार ग्रंथियों से, जो भोजन को लुगदी की फॉर्म में लसलसा बना देता है, जिसको निगलने में आसानी होती है बच्चों। तो और मुंह के अंदर हमारे जो है 32 दांत होते हैं 4 प्रकार के, ये देखिए 16 ऊपर और 16 नीचे। दूसरा बच्चों 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं जो टाइलिन एंजाइम का सिक्रीशन करती हैं, जो भोजन को जो है लसलसा और लुगदी रूप में परिवर्तित कर देता है। तीसरा बच्चों मुंह में एक जीभ होती है, आप सभी जानते हैं, ये जीभ आगे से तो स्वतंत्र होती है लेकिन पीछे की तरफ से जो है ये जुड़ी रहती है, तथा इस जीभ में एक श्लेष्म कला पाई जाती है जिसके
कारण जीभ में हमेशा एक नमी, एक तरलता बनी रहती है। क्योंकि इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, तो जीभ म्यूकस मेम्ब्रेन से बनी होने के कारण हमेशा जो है तरल और नम महसूस होती है। जीभ में बच्चों टेस्ट बड्स पाए जाते हैं। आप सभी जानते हैं कि हम लोग जब कुछ खाते हैं, मीठी होती है तो मीठी चीज का एहसास होता है बच्चों, खट्टी होती है तो खट्टे का एहसास होता है, कड़वा होता है तो कड़वे का एहसास होता है। तो हमारी जीभ में आगे पीछे साइड्स में जीभ जो है टेस्ट बड्स पाई जाती हैं। ये टेस्ट बड्स हमको खट्टा, मीठा, कड़वा और नमकीन इन सब का एहसास करवाती हैं। मुख गुहिका की छत पर बच्चों तालू पाया जाता है, जिसको हम पैलेट कहते हैं। आप टंग लगाइए ऊपर तो ऊपर के हिस्से को कहते हैं तालू, जो पैलेट कहलाता है। ये तालू जो है ये मुख गुहिका और श्वसन के मार्ग को अलग करता है। शुरुआत में देखिए हमने जो चित्र दिखाया था उसमें बताया कि मुख से जो है हम सांस भी लेते हैं और मुंह से हम खाते भी हैं, लेकिन आगे जाके ये मुख गुहिका और श्वसन नलिका जो है ये अलग अलग हो जाती है। तो जो है ग्रसनी मुख गुहिका के अंदर जो तालू होता है, ये तालू ही जो है मुख गुहिका और श्वसन मार्ग को अलग करता है। ग्रसनी के अंदर अब मुख गुहिका से जो थोड़ा नीचे का भाग होता है वो ग्रसनी कहलाता है। तो ग्रसनी के अंदर एक गिलट नाम का निगल द्वार होता है, जिससे हम जब भोजन निगलते हैं तो इस निगल द्वार और घाटी द्वार, जो हमारे श्वसन नली होती है उसका घाटी द्वार होता है, और जो हमारी बक्कल कैविटी होती है उसका जो एपर्चर, जो छिद्र होता है उसको गिलट द्वार या गिलट या निगल द्वार कहते हैं। सुनना बच्चों, बक्कल कैविटी का छिद्र, ये जो हमारा ग्रसनी जो पीछे की तरफ एक छिद्र के द्वारा खुलती है उसको हम कहते हैं निगल द्वार, जिससे भोजन हमारा नीचे जाता है। और घाटी द्वार जो है जो श्वसन नलिका होती है, तो जो श्वसन नलिका के ऊपर छिद्र होता है उसको हम घाटी द्वार कहते हैं। तो जो ग्रसनी है ये निगल द्वार तथा घाटी द्वार को अलग अलग पैलेट के द्वारा करती है। जीभ के पिछले भाग में बच्चों उभरे हुए भाग होते हैं, जो मासल होते हैं, जिनको हम टॉन्सिल्स कहते हैं। जब आप अपना मुंह खोलते हैं तो पीछे की तरफ आपको उभरा उभरा हिस्सा दिखाई देता है, वो टॉन्सिल्स कहलाता है। तो इस प्रकार से बच्चों आपने देखा कि हमारे मुंह, हम शुरुआत से ही आहार नाल के जब हम भोजन मुंह में खाते हैं तो शुरुआत में ही हमारा भोजन कितनी प्रक्रियाओं के द्वारा गुजरने के बाद ग्रास नली से होता हुआ आमाशय में जाता है। इसमें भोजन का कुतरना होता है, चीरना होता है, चबाना होता है, पीसना होता है, लसलसा बनाना होता है, और लसलसा बनाने के बाद जो है उसको हम ग्रास नली के द्वारा, ग्रास नली केवल जो है 25 सेंटीमीटर लंबी एक नली होती है, जिसमें भोजन संबंधित कोई भी कार्य नहीं होता है। ये केवल जो है क्रमाकुंचन गति, फूलना पिचकना के द्वारा, क्रमाकुंचन गति क्या होती है बच्चों? फूला पिचका। तो जिससे क्या होता है, भोजन जो है नीचे की तरफ आमाशय की ओर खिसकता है। तो ग्रास नली केवल 25 सेंटीमीटर एक लंबी नली होती है, जिसका दूसरा सिरा उदर गुहा में स्थित आमाशय में खुलता है, और इसका कार्य केवल क्रमाकुंचन क्रिया द्वारा भोजन को आमाशय में पहुंचाना होता है। इसके बाद बच्चों ग्रास नली से भोजन आमाशय में पहुंच गया। ये आमाशय ही वो पार्ट होता है जहां भोजन 2, 3, 4 घंटे जो है रहता है, और आमाशय हमारे हृदय के पास उदर गुहा में बाईं ओर स्थित होता है। ये जो है इस आमाशय की दीवारों में बच्चों लगभग 3.5 करोड़ जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। आमाशय में 3.5 करोड़ जठर ग्रंथियां जो जठर रस का निर्माण करती हैं। ये जठर रस जो होता है ये भोजन के पाचन करने का, उसको भोजन को संग्रह करने का, चूंकि इसमें आमाशय में HCl सिक्रीट होता है, तो अम्लीय बनाने का तथा भोजन को इन सब से मिलाकर लेई जैसा बना देता है, और जो हानिकारक जीवाणु होते हैं वो भी इस अम्लीय माध्यम के कारण नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आमाशय में भोजन जो है जितनी देर विश्राम करता है, जितनी देर रहता है, जितनी देर उसका वहां पर पाचन क्रिया होती है, तो आमाशय क्या कार्य करता है? आमाशय में भोजन का पाचन भी होता है, क्योंकि इसमें जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिससे जठर रस का निर्माण होता है।
और संग्रह होता है, चूंकि 3-4 घंटे भोजन वहाँ रहता है इसलिए संग्रह होता है। HCl वहाँ पे उसने HCl एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये माध्यम भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता है। तो अम्लीय बनने से क्या होता है कि जितने हानिकारक जीवाणु होते हैं वो सब आमाशय के द्वारा भक्षण कर लिए जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर भोजन हमारा जो है वो हानिकारक जीवाणुओं से भी मुक्त हो जाता है, लेई जैसा हो जाता है, उसका माध्यम बच्चों अम्लीय हो जाता है और फिर यहाँ से बच्चों भोजन जो है वो हमारी छोटी आंत में पहुँचता है। मेन पाचन बच्चों हमारे भोजन का छोटी आंत में ही होता है, क्योंकि छोटी आंत हमारी लगभग 7 मीटर लंबी होती है बच्चों, कुंडलित होती है और अपनी कार्य के अनुसार इसको 3 भागों में, 7 मीटर लंबी छोटी आंत को 3 भागों में बांट दिया गया है और तीनों भागों के कार्य जो है वो अलग अलग होते हैं, ग्रहणी, मध्यांत और शेषांत। ग्रहणी बहुत छोटा भाग होता है, आमाशय से भोजन सबसे पहले ग्रहणी में आता है, ग्रहणी से जो है ये मध्यांत में पहुंचता है और मध्यांत से ये शेषांत में पहुंचता है। तो तीनों भागों में मिला के बच्चों इसके भोजन का जो पाचन होता है, भोजन में जो हम प्रोटीन खाते हैं, जो हम वसा खाते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, जो हम न्यूक्लिक एसिड खाते हैं, इन सब का जो है पाचन इसी छोटी आंत के द्वारा ही होता है। मतलब इसका पाचन भी भोजन का होता है इसमें। फिर इसके छोटी आंत के अंतिम भाग जिसको हम शेषांत्र कहते हैं, वहां के द्वारा ये पचे हुए भोजन का अवशोषण भी किया जाता है। तो छोटी आंत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, हमारे द्वारा खाए हुए भोजन का में जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनका पाचन करना, उनको पाचन के बाद पचे हुए भोजन को जो है अवशोषित करने का कार्य छोटी आंत के द्वारा ही किया जाता है। इसके बाद बच्चों बड़ी आंत है, ये भी जो है लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। तो इसको जो है ये लगभग 1.5 ये हम पहले भी बता चुके हैं, जब चित्र बच्चों हमने बताया था। तो ये 1.5 मीटर लंबी और 4.7 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। तो इसको भी इसके कार्यों के अनुसार हम 3 भागों में विभाजित कर लेते हैं और ये तीनों का कार्य क्या है, जो इसके 3 भाग हम आपको चित्र में बताए थे, कोलन, सीकम और मलाशय। ये 3 भाग जो हैं बड़ी आंत के द्वारा विभाजित किए जाते हैं। जो भोजन का पाचन छोटी आंत में रह जाता है उस भोजन का पाचन जो है ये बड़ी आंत में होता है। फिर बड़ी आंत में ही जो शेष बचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में नहीं हुआ था वो कार्य जो है बड़ी आंत में होता है। जल का अवशोषण होता है और जो अपच पदार्थ होते हैं भोजन में, जिनका हमारे शरीर में पाचन नहीं होता है, जिनको हमारे शरीर से निकालना बहुत आवश्यक होता है, तो वो ये कार्य बड़ी आंत करती है। बड़ी आंत का कार्य बचे हुए भोजन और जल का अवशोषण तथा अपच भोजन को शरीर से निकालने का कार्य होता है मलाशय के द्वारा। मलाशय क्या है, जो है ये सबसे अंतिम भाग है बड़ी आंत का, तथा मलाशय गुदा द्वार में खुलता है। गुदा मलाशय का छल्लेदार मांसपेशियों का बना अंतिम छोर है, जो गुदा द्वारा शरीर के बाहर खुलता है तथा इसके द्वारा जो है जितने भी हमारे भोज्य पदार्थ, अपच भोज्य पदार्थ होते हैं वो शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों जो हमें आहार नाल में विभिन्न अंग पाए जाते हैं, उन सब अंगों के जो है किस प्रकार से भोज्य पदार्थ के पाचन में कार्य किया जाता है ये हमने आपको बता दिया है। अब बच्चों हम आपको पाचक ग्रंथियों के बारे में बताते हैं। देखिए बच्चों, आहार नाल में 4 प्रकार की पाचक ग्रंथियां पाई जाती हैं जो भोजन के पाचन में मदद करती हैं और इनके बिना भोजन का पाचन संभव नहीं है। सबसे पहली है पाचक ग्रंथियां लार ग्रंथि, जो मुख में पाई जाती हैं। हम आपको जब इसके अंगों का वर्णन कर रहे थे, जब चित्र बनाया था, तब हमने आपको बताया था कि 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये कर्णमूल पर, जीभ के पास और जबड़े के नीचे, ये 2-2 संख्या में होती है, 3 पेयर। और ये एंजाइम्स का टाइलिन नाम के एंजाइम्स का श्रावण करती हैं बच्चों, जो है
एक चिकना और तरल पदार्थ जिसको हम लार कहते हैं बनाता है, जो भोजन को लसलसा चबा के लसलसा कर देता है, जिससे भोजन निगलने में आसानी होती है। दूसरा बच्चों आमाशय या जठर रस, इसको भी हमने आपको बताया था कि जठर रस का जो है आमाशय ग्रंथियां, जो इनको हम जठर ग्रंथि भी कहते हैं, ये जठर रस का निर्माण करती हैं। जठर रस में पेप्सिन और रेनिन एंजाइम्स पाए जाते हैं तथा गैस्ट्रिन नाम का हार्मोन्स पाया जाता है। और जठर रस में HCl का निर्माण भी किया जाता है बच्चों, जो हमारे भोजन को अम्लीय बना देता है ताकि भोजन में हानिकारक जीवाणुओं का नाश हो सके। तो आमाशय में पाई जाने वाली ग्रंथियां जठर ग्रंथि कहलाती हैं, जो विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स और हार्मोन्स का निर्माण करती हैं तथा HCl जो एक अम्ल है इसका निर्माण करती हैं, जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, जिसका pH 1.5 से 2.5 होता है, का निर्माण करके भोजन को जो है अम्लीय माध्यम देती हैं तथा हानिकारक जीवाणुओं से उसकी रक्षा करती हैं। यकृत, आपको मालूम है आमाशय में जो है भोजन काफी समय तक रुकता है, तो वहां पर भोजन का जो है छोटे छोटे टुकड़ों में और टूटना भी होता है तथा उनका जो है अम्लीय माध्यम में हानिकारक जीवाणुओं का नाश भी होता है। और इसके बाद भोजन वहां से पहुंचता है यकृत में। ये जो यकृत है आपको पता है कि ये उदर गुहा में आमाशय के पास ही स्थित होती है, लेकिन आमाशय बाईं ओर होता है और यकृत जो है ये दाहिनी ओर स्थित होता है। और यकृत में ही एक थैलीनुमा संरचना पाई जाती है जिसको हम पित्ताशय कहते हैं। ये पित्ताशय थैली में ही जो है पित्त रस जमा रहता है, और जब पित्त रस की आवश्यकता होती है तो इसी पित्त वाहिनियों के द्वारा ही पित्त रस छोटी आंत में पहुंचता है और वहां पर पहुंचकर भोजन के पाचन में मदद करता है। इसके बाद बच्चों लीवर जो है ये हमारी चूंकि सबसे बड़ी लार्जेस्ट ग्रंथि है, लीवर लार्जेस्ट ग्रंथि है बच्चों, और इसके बहुत सारे कार्य हैं। लीवर अगर हमारे शरीर में खराब हो जाता है, एक तो लीवर का ये फंक्शन एक ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर लीवर डैमेज होता है तो वो अपने आप रिकवर भी कर लेता है स्वयं को, लेकिन एक सीमा तक रिकवर करता है। लीवर का हमको ध्यान जरूर रखना चाहिए क्योंकि हमारे शरीर के बहुत सारे कार्य लीवर के द्वारा ही होते हैं। जैसे बच्चों लीवर का कार्य क्या है, देखिए नंबर 1 पित्त रस का सिक्रीशन करती है। ये पित्त रस जो है पित्ताशय में कलेक्ट होता है और पित्त वाहिनी के द्वारा जो है छोटी आंत में पहुंचता है, और छोटी आंत में पहुंचकर बच्चों पाचन में मदद करता है, क्योंकि आपको मालूम है छोटी आंत हमारी सबसे बड़ी आंत होती है और लंबाई में, और सबसे ज्यादा पाचन छोटी आंत में ही होता है। इसके बाद बच्चों यकृत का कार्य है ग्लाइकोजन को संचित करना, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित होगी। ग्लूकोज के रूप में भोजन में ग्लूकोज हमारे शरीर में संचित नहीं हो सकता बच्चों, तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन एक कम हानिकारक पदार्थ है, शर्करा का रूप है, तो हमारे शरीर में जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन के रूप में ही संचित हो सकती है, तो वो कार्य भी यकृत ही करता है। वसा का संश्लेषण भी यकृत ही करता है बच्चों। यूरिया का निर्माण करके जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनके द्वारा यूरिया का निर्माण करता है, और जिसको शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है। रुधिर का थक्का, जब हमारे चोट आदि लग जाती है तो जो हमारा यकृत है ये रुधिर को क्लॉट कर देता है, जमा देता है, वहां एक थक्का बना देता है जिससे रुधिर बहने से रुक जाता है। इसके अलावा बच्चों यकृत में हमारे लाल रुधिर कणिका और रेड ब्लड कार्पसल्स का जो है संचय भी किया जाता है, कुछ हद तक निर्माण भी वहां होता है, और अगर इसकी टूट फूट हो जाती, टूट फूट की मरम्मत भी यकृत ही करता है। इसके अलावा जो प्रोटीन्स होती हैं हमारे शरीर में उनको पेप्टोन्स और अमीनो एसिड में बदलकर उनका संचय करता है। तो यकृत के द्वारा हमारे शरीर के बहुत सारे कार्य जो है किए जाते हैं, तो यकृत इसीलिए हमारे शरीर की लार्जेस्ट ग्रंथि कही जाती है तथा बहुत इम्पोर्टेंट अंग हमारे शरीर का यकृत है। ये यकृत जो होता है बच्चों, अभी हमने आपको बताया भी था इसके पहले कि लगभग जो है ये 1500 ग्राम इसका भार होता है, यकृत का भार 1500 ग्राम होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो चौथी ग्रंथि है वो है अग्नाशय।
इसमें जो अग्नाशय है ये लाल रंग की ग्रंथि होती है बेटा, और 12 से 15 सेंटीमीटर बच्चों ये लंबी होती है। इसका भार 60 से 90 ग्राम होता है। बहुत छोटी ग्रंथि होती है, पतली सी एक नलिका होती है जो हमारी आमाशय और आंत के बीच में, जब हमने चित्र बनाया था हमने आपको उसमें दिखाया था कि आमाशय और आंत के बीच में एक पतली नलिका के रूप में जो है अग्नाशय ग्रंथि पाई जाती है। अग्नाशय ग्रंथि में अग्नाशयी रस सिक्रीट होता है बच्चों। इसमें लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं जो है लोबनुमा संरचना पाई जाती है, जिनको हम लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहते हैं। ये लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं जो होती हैं बच्चों, ये इंसुलिन नाम के हार्मोन्स का सिक्रीशन करती हैं। ये जो इंसुलिन होता है, ये इंसुलिन हमारे ग्लूकोज के उपापचय में एक्टिव रोल पार्टिसिपेट करता है, और अधिक ग्लूकोज अगर हमारी बॉडी में होता है तो ये इंसुलिन हार्मोन के द्वारा ही ग्लाइकोजन में परिवर्तित करके शरीर में जमा कर दिया जाता है। इसीलिए अगर हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो मधुमेह रोग, डायबिटीज नाम का रोग हो जाता है। इंसुलिन की कमी से बच्चों कौन सा रोग होता है? मधुमेह। हिंदी में कहते हैं मधुमेह और इंग्लिश में कहते हैं डायबिटीज। मधुमेह या डायबिटीज नाम का रोग हो जाता है, जिसमें जो इंसुलिन करता है प्रोटीन्स को, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, प्रोटीन नहीं बच्चों, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है इंसुलिन। तो अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन कम बनेगा तो क्या होगा? ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन में परिवर्तित नहीं होगा, तो ये ग्लूकोज जो है हमारी यूरिन से निकलने लगेगा, जो कि एक हानिकारक हमारे यूरिन के लिए होता है। और इसीलिए इंसुलिन की एक नियंत्रित मात्रा हमारे शरीर में जरूर होनी चाहिए। अगर नहीं होती है तो जो डायबिटीज या मधुमेह नाम का रोग हो जाता है बच्चों, उसमें डॉक्टर्स को फिर दवाइयां देनी पड़ती हैं, और जब बहुत क्रिटिकल अवस्था पहुंच जाती है तो इंसुलिन के इंजेक्शन भी जो है खाने से पहले शरीर में लगाए जाते हैं, क्योंकि इंसुलिन के इंजेक्शन जो होते हैं वो आवश्यकता से अधिक शुगर को जो है ग्लाइकोजन, जो उसका जो है संचय रूप होता है, उसमें परिवर्तित कर देते हैं। तो इंसुलिन का प्रोडक्शन अग्नाशय के द्वारा ही होता है। तो हमारे बॉडी में अग्नाशय ग्रंथि का भी बहुत जो है आवश्यक कार्य है। तो बच्चों आप लोगों ने देख लिया 4 प्रकार की ग्रंथियां जो हमारे संपूर्ण भोजन के पाचन में मदद करती हैं। लार ग्रंथि है, जठर ग्रंथि है, लीवर है, अग्नाशय है। अग्नाशय ये दूसरी लार्जेस्ट ग्रंथि है। पहली हमारी है लीवर और दूसरी है अग्नाशय। ये भी जे के आकार की होती है बच्चों, 12 से 15 सेंटीमीटर लंबी, हम बता चुके हैं, और 60 से 90 ग्राम की होती है, और आंत, छोटी आंत और आमाशय के बीच में स्थित होती है। ये इसके बाद ये बच्चों आपका जो है कंप्लीट जो है पाचन में आने वाले अंग, भाग लेने वाली ग्रंथियां, उनके बारे में हमने आपको बता दिया। अब किस प्रकार से पाचन क्रिया संपन्न होती है, ये भी एक शॉर्ट ब्रीफ हम आपको समझा देते हैं। देखिए बच्चों, ये एक ब्रीफ हमने अभी तक आपको जो बताया है उसी का रेपिटेशन है, लेकिन ये स्टेप वाइज हर आहार नाल के अंग में किन किन भोजन का किस तरह से कौन कौन पाचन करता है, ये इस पाचन क्रिया के अंतर्गत आपको एक चार्ट के थ्रू, एक ब्रीफ चार्ट के द्वारा हम आपको समझा दे रहे हैं। सबसे पहले भोजन का अंतर ग्रहण किया जाता है। आपको पता है हम मुख के अंदर भोजन जब ग्रहण करते हैं तो यहीं से हमारे भोजन पे जो है क्रियाएं प्रारंभ हो जाती हैं। सबसे पहले भोजन को चीरना, फाड़ना और छोटे टुकड़ों में तोड़ना और लुगदी के रूप में बनाना मुख के अंदर ही प्रारंभ हो जाता है। मुख से भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। मुख में केवल भोजन को लुगदी रूप में बनाया जाता है एंजाइम के द्वारा। यहाँ से भोजन की पाचन क्रिया संभव प्रारंभ होती है बच्चों। पाचन क्रिया क्या है कि जो हम भोजन खाते हैं, जो जटिल और अघुलनशील भोज्य पदार्थ हम खाते हैं, तो उसको भौतिक और रासायनिक क्रियाओं के द्वारा घुलनशील पदार्थों में बदलने की क्रिया पाचन कहलाती है। समझ में आ गया बच्चों? पाचन क्रिया क्या है? सिंपल लेमन भाषा में समझ लीजिए, जो हमने खाया, हमने सब अच्छा तो खाया नहीं,
जो है हमने सब्सटेंस खाए, जो हमारे भोजन, जो हमारा शरीर जिनको नहीं जो है पचा सकता है, जिनको उस रूप में नहीं ग्रहण कर सकता है, तो उनको जटिल और अघुलनशील जो भोज्य पदार्थ हम खाते हैं उनको भौतिक और रासायनिक विधियों के द्वारा सरल और घुलनशील पदार्थों में बदलने की क्रिया को पाचन क्रिया कहते हैं। सबसे पहले हमारा भोजन मुंह से मुख गुहा में आता है। यहाँ आपको भोजन को चबाना, फिर जो भोजन में मंड होता है उसको शर्करा में टाइलिन एंजाइम के द्वारा बदल दिया जाता है। बार बार इस शब्द को सुन रहे हैं बच्चों, हमें लगता है आप लोग को अब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि पाचन क्रिया है क्या। दूसरा, फिर मुख गुहा से बच्चों भोजन ग्रास नली में जाता है, जो सिंपल नली है। यहाँ कोई पाचक एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं, केवल इसकी ये 6 मीटर लगभग ये जो है नली, ग्रास नली जो है आपको हम पहले बता चुके हैं, इसमें कोई पाचन नहीं होता है बच्चों। ये केवल एक नलिका है जिससे भोजन को क्रमाकुंचन गति, फूलना और पिचकना गति के द्वारा केवल जो है आमाशय में पहुंचाने का कार्य किया जाता है। जब आमाशय में भोजन पहुंच जाता है तो वहाँ भोजन लगभग 3 से 4 घंटे रहता है, और 3 से 4 घंटे रहने में भोजन को लुब्धि रूप में जो है परिवर्तित और जो है महीन कर दिया जाता है। आमाशय में हमारे आमाशय ग्रंथियां पाई जाती है। अभी हमने आपको बताया था जठर ग्रंथियां, उन जठर ग्रंथियों के द्वारा भोजन को जो है, जो जठर रस के द्वारा भोजन का पाचन होता है। यहाँ पर आमाशय में भोजन का जो माध्यम है वो अम्लीय हो जाता है बच्चों, चूंकि इसमें HCl पाया जाता है। HCl की वजह से भोजन अम्लीय हो जाता है, और अम्लीय भोजन जो है ये हानिकारक जीवाणुओं का भी नाश करता है। यहाँ से जो है भोजन हमारा आमाशय में 3-4 घंटे रहने के बाद बच्चों भोजन हमारा जो है छोटी आंत में पहुंच जाता है। छोटी आंत सबसे बड़ी लंबी होती है, इसमें भोजन का सबसे ज्यादा पाचन छोटी आंत में ही होता है। और छोटी आंत को कार्य के अनुसार 3 भागों में बांटा गया, जो हम पहले भी बता चुके हैं। वहाँ पर प्रोटीन, वसा, मंड और न्यूक्लिक एसिड, जो हमारे अघुलनशील जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थ होते हैं, इनको ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज और न्यूक्लियेजेस के द्वारा पेप्टोन्स, प्रोटीन को ट्रिप्सिन के द्वारा पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड्स में बदल दिया जाता है बच्चों। वसा को लाइपेज एंजाइम के द्वारा वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर दिया जाता है। मंड जो होता है उसको पानी के संग मिलाकर माल्टोज में, जो एमाइलेज एंजाइम होता है वो मंड प्लस जल को माल्टोज में बदल देता है। और न्यूक्लिक अम्ल जिसमें RNA और DNA पाया जाता है वो न्यूक्लिएजेस एंजाइम्स के द्वारा न्यूक्लियोटाइड्स में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से जितने जटिल भोज्य पदार्थ हमारे शरीर में होते हैं, छोटी आंत के द्वारा उनको सरल और घुलनशील भोज्य पदार्थों में परिवर्तित करके छोटी आंत के अंतिम भाग के द्वारा भोजन का अवशोषण कर लिया जाता है। पचे हुए भोजन का जब अवशोषण हो जाता है तो भोजन का स्वांगीकरण मीन्स एसिमिलेशन मीन्स जीव द्रव्य में मिलना। जब भोजन जीव द्रव्य में मिल जाता है तभी तो जो है हमारे पूरे शरीर में इसका सर्कुलेशन किया जाता है रक्त के द्वारा। तो भोजन का जीव द्रव्य मिलना जो है वो भोजन का स्वांगीकरण कहलाता है। अब जो ये पाचन क्रिया हुई, इस पाचन क्रिया में जो हमारे अपशिष्ट और हानिकारक पदार्थ हुए उनको तो शरीर में रहना जो है वो नुकसान देगा। ये अगर पॉइजनस है पदार्थ तो हमारे शरीर को हानि ही पहुंचाएंगे। तो इन अपशिष्ट और हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को बहिक्षेपण या मल त्याग कहते हैं बच्चों। अब बच्चों आपका पाचन क्रिया, पोषण में जो पाचन क्रिया है वो कंप्लीट हो गई। इसमें हमने आपको प्रकाश संश्लेषण, जो हरे पौधे भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं जिन पर हम सभी निर्भर हैं, और दूसरा जंतुओं में पोषण, जो एक कोशिकीय जीव होते हैं बच्चों उनमें कोई भी जो है पाचन तंत्र नहीं पाया जाता है, उनमें केवल जो बाहरी उनकी त्वचा होती है उसमें विसरण के द्वारा जो है भोज्य पदार्थ का आना और जाना होता है। तो ये एक कोशिकीय जीवों में होता है। लेकिन जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं जैसे मनुष्य और अन्य जंतु हैं उनमें प्रॉपर पाचन तंत्र पाया जाता है। पाचन तंत्र में विभिन्न पाचक क्रियाओं के द्वारा जो है जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में परिवर्तित करके पूरे शरीर रक्त में भेज दिया जाता है, जिससे पूरे शरीर में उसका जो है वो
सर्कुलेशन हो जाता है और अपच और अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार से पाचन क्रिया बच्चों कंप्लीट हो गई। इसमें बच्चों हमने आपको पूरा पहले पार्ट में इसी में हमने आपको चित्र भी बना के बताया था एलिमेंट्री कैनाल का। उसके बाद जो है आपको पूरे अंगों के बारे में अलग अलग समझा दिया है। इसको आप लोग चित्र बना के समझेंगे बच्चों। अपनी कॉपी पे पहले चित्र बना लीजिएगा, सारे पार्ट्स की उसकी लेबलिंग कर लीजिएगा। फिर हर पार्ट्स के जो हमने अलग अलग कार्य ये बताए हैं उसी में अगर आप शॉर्ट में लिख लेंगे तो केवल एक पेज में आपका पूरा मनुष्य का पाचन तंत्र आ जाएगा और आपको पढ़ने में भी आसानी रहेगी बच्चों। आप जब खोलेंगे तो 10 पन्ने पलटने से बेहतर होगा कि आप एक ही पेज पे पूरा चार्ट रूप में पाचन तंत्र बना के उसको आसानी से पढ़ सकते हैं बच्चों। ये आप जरूर करिएगा और हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि मेरे इस विधि के द्वारा कि एक चार्ट के रूप में आप इसको बनाइए और याद करिए जैसा कि हमने आपको समझाया है। हमारे पास ब्लैक बोर्ड में जितनी स्पेस होता है उस स्पेस के हिसाब से हम आपको बार बार रब करके हमको जो है बताना पड़ता है बच्चों। आप लोग इसको अपनी नोट्स की कॉपी पे उतारिए और पढ़िए, बार बार इस वीडियो को देखिए बच्चों। हम फिर कहते हैं अपने साथियों को, जो बच्चे जिनको एक स्कूल में नहीं समझ में आता, अगर वो इस वीडियो को देखें तो उनको आसानी से जितनी भी हम आपको चैप्टर बता रहे हैं उन चैप्टर के अंदर जो भी आपके टॉपिक्स हैं उन सबको हम बार बार आपको रिपीट करके एक ही चीज को कई कई बार रिपीट करते हैं, ताकि बच्चों आप लोग को ऐसा न लगे कि बहुत जल्दी और हड़बड़ी में हमको समझाया जा रहा है और हमें समझ में नहीं आ रहा है। हमें उम्मीद है बच्चों आप लोग को हमारे द्वारा पढ़ाया जा रहा यूट्यूब के माध्यम से जो भेज रहे हैं मटेरियल आपको वो समझ में आ रहा होगा। हम चाहते हैं बच्चों आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, तो हमारा भी उत्साह बढ़ेगा और हम और बच्चों को मेहनत से अपने पढ़ाने की और समझाने की कोशिश करेंगे ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी को ग्रहण कर सकें। धन्यवाद बच्चों। अब अगले वीडियो में आपके हम श्वसन तंत्र पढ़ाएंगे। फिर मिलेंगे। बाय।